शो में साथ देने का शुक्रिया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो डिस्कस होती रहेंगी, शायद इसके कुछ एस्पेक्ट आप अभी भी बात उस पर करना चाहते हैं, लेकिन हम आने वाले प्रोग्राम्स में उठा रखेंगे। ज़ाहिर है अभी तो ECC से मंजूर हुए, आगे चलेगी, जब अनाउंस होगी तो फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। आपके व्यूवर्स के क्वेश्चन सिटी साहब शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले झेलम चलते हैं, जिसको याद किया हमने। अब्दुल बाकी साहब वहाँ से क्या जानना चाह रहे हैं? ज़माना था सिटी साहब की आसिफ अली जरदारी से बड़ी कुर्बत थी, यहाँ तक कि लाइव शो में सदर जरदारी की कॉल आ गई थी। लेकिन अब ऐसे लगता है कि जैसे दोनों के दरमियान फासले बहुत बढ़ गए हैं, और सिटी साहब की बातों में भी ऐसे लगता है कि वो भी थोड़े से बिटर हैं पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी को लेके। तो इस पे सिटी साहब क्या कहते हैं? नहीं, ये आपकी गलत फहमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे तल्लुकात ठीक ठाक हैं जरदारी साहब के साथ। कोई एक छोटा सा मसला हुआ था जिसमें कुछ शायद इत्तेफाक नहीं था एक दूसरे के दरमियान, मगर मैं इस बात को समझता हूँ। जरदारी साहब चाहते थे कि ज़का अशरफ साहब को चेयरमैन PCB लगाएं, नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि वो मुझे लगाएं। आपस में फ़ैसला हुआ कि ज़का अशरफ को लगाएंगे, ख़त्म होगी बात। तो इसमें, और उस वक़्त मैंने ये कह भी दिया था कि मैं इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान अगर कोई झगड़ा है तो उसमें मैं बीच में से निकल जाता हूँ। तो इसके अलावा और कोई ख़ास बात नहीं है। याद रहे कि जरदारी साहब, लोग भूल जाते हैं मगर मैं फिर याद दिलाता हूँ कि 2013 में जरदारी साहब ने मुझे नॉमिनेट किया था फॉर चीफ मिनिस्टर पंजाब। लोगों को याद नहीं है, लोग समझते मुझे नवाज शरीफ साहब ने लगाया था। नहीं, पीपल्स पार्टी की तरफ से पहले दावत आई थी कि हम आपका नाम प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने नाम मेरा प्रपोज़ किया था। उसके बाद मियाँ साहब का फ़ैसला था कि वो अपने कोई 2 नाम देंगे या वो भी मुझे सपोर्ट करेंगे कि नहीं। तो मियाँ साहब ने और उनके लोगों ने 2-3 दिन इसके ऊपर सोच विचार किया और फिर ये फ़ैसला किया कि वो ख़ुद अपने कोई नॉमिनीज़ नहीं देंगे, वो भी मुझे सपोर्ट करेंगे। तो इवेंचुअली फिर इमरान खान साहब ने भी मुझे सपोर्ट किया। तो मैं तो बड़ा मशकूर हूँ जरदारी साहब का कि उन्होंने उस वक़्त मेरा नाम प्रपोज़ किया था, और मेरे कोई झगड़े नहीं हैं उनके साथ। जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन वो तो नून लीग के साथ भी हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं, PTI के साथ भी हैं। मेरा एक मौक़िफ़ है मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, मैं वो बयान कर देता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि मैं जाके ज़रा जरदारी साहब को सलाम दुआ ले लूँ, क्योंकि ये जो गलत फहमियाँ चल रही हैं ये होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब हम शांगला से फजल हादी साहब का सवाल शामिल करते हैं। खान साहब जब इस बार इक़्तिदार में आएगा तो फिर उसका रवैया कैसा होगा? मिसाल के तौर पर आदलिया के अंदर वो कौन सी तब्दीलियाँ लाएंगे, नेब के साथ क्या करेंगे, और रिसेंटली आइन में जो तरामीम कराई गई क्या ये सब कुछ मनसूख कर देंगे? और ख़ास तौर पर अपोजिशन के साथ क्या होगा? क्या वो फिर से नवाज़ और शहबाज को लंदन भगा देंगे? और जरदारी के साथ क्या करेगा? इतने से लंबे चौड़े सवाल आपने कर लिए और पहले ही आपने ये फ़ैसला कर लिया कि वो इक़्तिदार में आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और अगर आएंगे तो उस वक़्त सूरत हाल क्या होगी, कौन सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये सवाल का पहले जवाब हो जाए तो उसके बाद फिर सोचा जाए कि अगर वो आते भी हैं तो किस किस्म की सूरत हाल होगी जिसमें उनको कुछ फ़ैसले करने पड़ेंगे। हाँ, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि कोई चांस नहीं है उनका फोर्सिएबल फ्यूचर में कि वो वापस आ सके। और मेरा ये तज्ज़िया है कि जिस दिन वो आएंगे जेल से बाहर और उनको इजाज़त मिलेगी कि वो इलेक्शन लड़ें, तो उस वक़्त बहुत सी चीज़ें तय हो जाएंगी उससे पहले कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या रवैया होगा। उससे पहले बहुत सी चीज़ें सेटल करनी पड़ेंगी। किस किस्म के इलेक्शंस होंगे, किस किस्म की गवर्नमेंट बनेगी, किस किस्म की इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, क्या कानून होगा रिगार्डिंग एक्सटेंशंस। बहुत सी चीज़ें सेटल करनी पड़ेंगी खान साहब के साथ, और उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा। वो अभी वक्त बहुत दूर है। तो ये कबल उस वक्त ये सवाल है, ये इसकी मेरा ख्याल है जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आसान है मेरे लिए कहना कि खान साहब तो वही करेंगे जो पहले करते रहे। तो अगर ये मैं कहता हूँ तो फिर मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि उनको आने नहीं देंगे। सारा इस्टेब्लिशमेंट भी और अपोजिशन भी सारी उनके ख़िलाफ़ खड़ी रहेगी और उनको नहीं आने देगी। मगर मेरा ख्याल है ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सियासत के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं और खान साहब तो ख़ुद कहते हैं कि वो यू टर्न में यकीन रखते हैं। तो मेरा तो यही मौक़िफ़ है कि जब खान साहब यू टर्न लेंगे रास्ता अपने लिए खोलने के लिए, तो एक नहीं काफ़ी सारे यू टर्न्स लेने पड़ेंगे, और शायद वो ज़रूरी भी है वो यू टर्न्स लेना, बिकॉज जहाँ तक ये सूरत हाल पहुँची है ये अच्छी चीज़ नहीं है मुल्क के लिए और मुल्क की सलामती के लिए। कि एक पॉपुलर पार्टी जो है उसको बाहर रखा जा रहा है और उसका जो लीडर है वो सुनता नहीं किसी की बात, और वो अभी भी वन पार्टी स्टेट बनाना चाह रहा है। और अभी भी उसका जो उसका जो रवैया है, इट इज़ नॉट पेट्रियाटिक रवैया अकॉर्डिंग टू
द इस्टेब्लिशमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट और ऑपोजिशन जो है वो उनको ट्रस्ट नहीं करती, एतमाद नहीं करती, तो वो कैसे आएंगे वापस पाकिस्तान पावर के अंदर? ना मैंने बहुत दफ़ा कहा है वो लेनिन नहीं है, माओ नहीं है, वो कोई इनकलाबी नहीं है। तो इसलिए ऐसी सूरत हाल है तो पहले ये सोच लें कि अगर उन्होंने पावर में वापस आना है तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ करके आना है और किस तरीके से आना है। तो इसलिए ये सवाल का जवाब आसान है कि जी वो तो वही करेंगे जो पहले कर दे रहे, इसीलिए उनको आने नहीं देना। और जो मुश्किल सवाल ये है कि नहीं समझ आना चाहिए उनको क्या चीज़ें गलत की हैं, तस्लीम करना चाहिए और आगे लिव एंड लेट लिव कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लिव एंड लेट लिव होना चाहिए, अपोजिशन भी होनी चाहिए, जेलों में लोगों को नहीं डालना चाहिए और मिल के हुकूमत करनी चाहिए। और कैसे होगी वो क्या होगा, दैट हैज़ टू बी वर्कड आउट। आप बुखाड़ा से गुलाम मुर्तज़ा। सर हमारे मुल्क की जो मैशियत है इसका खलवाड़ कब से शुरू हुआ है? ये हमारे सियासतदानों की शाह खर्चियों की वजह से या कोई और रीज़न है? तो दूसरा सर, अगर आपको मशीर खजाना लगा दिया जाए तो आप मैशियत को कितने दिनों में ठीक कर देंगे प्लीज़? ज़्यादा खौफ करो तुसी, कोई मैनू फॉरेन मिनिस्टर लगा दिंदा है, कोई मैनू फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिंदा है, यार बस करो। इसके जवाब मैं नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, 2 मिनट में इसका क्या जवाब दे दिया जाए। मगर बात यह है जी कि ये ख़राब काम कब से काम हुआ? ये ख़राब पहले दिन से ही हो गया था। जब आपकी रियासत एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बन जाती है और पहले दिन से ये नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनी है, तो उस वक़्त 60% आपकी जो रिसोर्स हैं वो सारी नेशनल सिक्योरिटी में चली जाती हैं। और मुझे याद है डॉन अखबार का एक इदारिया था 1947 में, जो कि कोट किया जाता है किताबों में। उसके अंदर ये लिखा था कि जी 70% पाकिस्तान का पहला बजट जो था 47-48 में, 70% बजट जो था वो मिलिट्री डिफेंस के लिए दिया गया, क्योंकि उस वक़्त कश्मीर का मामला बिगड़ गया था। वो दिन है और आज का दिन है। नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो रिसोर्सेज हम दे रहे हैं, दे आर आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द रेवेन्यूज दैट वी हैव। और इसलिए आपके पास पैसे नहीं हैं टू डू डेवलपमेंट एंड सो ऑन, और गुर्बत को दूर करने के लिए, तालीम के लिए, हेल्थ के लिए एंड सो ऑन। आप नेशनल सिक्योरिटी पे आपने खर्च किए, मगर वो नेशनल सिक्योरिटी जो है अब वो अभी तक एक नेशनल सिक्योरिटी इशू चल रहा है। और वो पहले कश्मीर का मामला था, अब अफ़गानिस्तान का मामला बन गया है। तो ये तो ख़त्म नहीं होते मामले, मगर और इसीलिए भी रिमेन अ नेशनल सिक्योरिटी स्टेट। आज भी जो डिस्कशन हो रही है नेशनल सिक्योरिटी की हो रही है, तो इसके बेसिस के ऊपर हमने अमेरिका के साथ समझौते किए, उनसे हमने हथियार भी लिए, तो डिपेंडेंसी हो गई वेस्टर्न एड एंड ग्रांट्स के ऊपर। अब वो एक किस्म की नशा है, वो जब नशा टूटता है तो फिर जगह नहीं होती कहीं जाने की। इंडिया अपने पहले दिन अपने पाँव पे खड़ा हो गया। उन्होंने कोई वेस्टर्न एड नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया, और उन्होंने मुश्किल हालात से पहले 20-30 साल निकाले। मुझे याद है यहाँ पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन गाड़ियाँ फिरती थी, बड़ी बड़ी शेवरलेज, ओल्ड्समोबिल, लंबी लंबी गाड़ियाँ फिरती थी 50s में और 60s में।